हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले मूल अधिकार और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, नीति निर्देशक तत्व, उसके बीच में क्या अंतर है, इनमें अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक हैं, दोनों में क्या संबंध है। तो इस पर भी हम बिल्कुल केस लॉ के साथ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस आता है कि मूल अधिकार जो है वो, जैसा कि हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिए गए हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा अंतर ये है कि ये नागरिकों के लिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों के लिए दिए गए हैं, इनका प्रयोग कौन करेगा, सिटीजन करेंगे। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के लिए हैं, स्टेट के लिए दिए गए हैं। इनको किसे फॉलो करना है, स्टेट को फॉलो करना है, स्टेट के लिए ही ये दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा जो डिफरेंस है वो है कि मूल अधिकार को आप राइट्स की श्रेणी में रख सकते हैं, राइट्स की कैटेगरीज में रख सकते हैं, जबकि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें आप जो ड्यूटीज़ हैं उनकी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ड्यूटी बताई गई है जो स्टेट को फॉलो करनी है। तो ये आपका ड्यूटी की कैटेगरी में आ गए और जो मूल अधिकार हैं वो आपका अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मूल अधिकारों को आप देखिए न्यायालय से लागू करा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को आप कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। ऐसा साफ साफ आर्टिकल 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय से इन्फोर्स नहीं करा सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो है कि इन्हें न्यायोचित माना जाता है। मूल अधिकारों को न्यायोचित क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्हें आप कोर्ट से लागू करा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित माना जाता है, इन्हें हम कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। इसके बाद जो मूल अधिकार हैं इनका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज़ है इनका? इनका उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य है सोशल, इकोनॉमिक और जो आपका डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करना। जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो सोशल होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा अंतर है। इसके बाद आता है अगला अंतर, डिफरेंस क्या बनेगा? तो इसका अगला डिफरेंस बनेगा कि मूल अधिकार कानूनी रूप से देखिए मान्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य होते हैं। मॉरल और पॉलिटिकल रूप से ये मान्य होते हैं, वो लीगली मान्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मूल अधिकारों को लागू होने के लिए किसी विधान की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि अगर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करना है तो उसके लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, विधान की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, मूल अधिकार यदि विधि के विरुद्ध हैं तो इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मूल अधिकार जो हैं वो नकारात्मक रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा राज्य को कुछ मामलों में काम करने से रोका जाता है। नागरिकों को जब कुछ अधिकार मिलते हैं तो स्टेट को कोई कार्य करने से रोक दिया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को सकारात्मक माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा राज्यों को कुछ मामलों में कार्यों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेट को कुछ काम करने हैं और वहाँ पे स्टेट को कुछ काम करने से रोक दिया जाता है। तो ये इसमें 10 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। अब हम इन दोनों के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे केस लॉज देखने हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहला केस जो आता है वो है मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराइजन का केस, 1957 का केस है। यहाँ पे हम ईयर वाइज केसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर विरोध होता है तो देखिए किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो आर्टिकल देखिए 37 है उसमें कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय के द्वारा लागू ही नहीं कराया जा सकता, इसलिए वे मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं होंगे, यानी वो उन पर जो हैं वो बाध्य, उन पर जो हैं वो आधारित नहीं हो सकते। एक तरीके से मूल अधिकारों को ही यहाँ पे महत्व दिया गया है, क्योंकि आप उन्हें कोर्ट से इन्फोर्स तो करा नहीं सकते जो नीति निर्देशक तत्व हैं। यहाँ पे जो कोर्ट ने आर्टिकल 37 पर जोर दिया था, 37 साफ साफ कहता है कि हम इन्हें कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का केस, 1952 का केस है ये।
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39 पर बल दिया। वहाँ पे 37 पे बल दिया था इस केस में, और इस वाले में दिया है 39 पर बल। यहाँ पे कोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो लोक प्रयोजन के लिए पारित किया गया था ताकि जनता का हित हो सके, मूल अधिकारों को उस पर अभिभावी नहीं हो सकते ये कहा गया है, और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को संवैधानिक ठहराया। यानी कि स्टेट ने जो अपनी पावर का यूज़ करते हुए, अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए जो भी लॉ बनाया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, यहाँ पे उसको कोर्ट ने मान्य किया, मूल अधिकारों को मान्य नहीं किया। तो एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट ने मूल अधिकारों की बजाय नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया है और इस वाले एक्ट को सही ठहराया है। इसके बाद आता है तीसरा केस जो है आपका इनरी केरल एजुकेशन बिल। ये 1953 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों को हम अधिभावी नहीं हो सकते हैं, है ना, लेकिन मूल अधिकारों का विस्तार करते समय न्यायालयों को इन तत्वों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। न्यायालय के द्वारा अगर मान लीजिए दोनों में विरोध होता है तो उस दशा में दोनों में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत हमें अपनाना चाहिए। मतलब दोनों में हारमोनियस इंटरप्रिटेशन जो है हमें करना चाहिए ताकि दोनों में मिठास बनी रहे, एक तरीके से हार्मनी बनी रहे, और ऐसा हमें उनको इंटरप्रिटेट जो है वो करना चाहिए, ऐसा हमें उनका निर्वचन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें दोनों को ही देखिए महत्व देना चाहिए। तो इस केस में ये चीज़ क्लियर करी। इसके बाद आता है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, 1958 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि जो आर्टिकल 48 है ना, ये इस उद्देश्य के लिए बनाया गया गोवध अधिनियम अपने आप में संवैधानिक है और इससे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। तो एक तरीके से यहाँ पे आर्टिकल 47 में जो स्टेट की ड्यूटी दी गई थी कि ये ड्यूटी दी गई थी स्टेट की कि वो कैसे जो वन्य जीवों वगैरह की हमें रक्षा करनी है, हमें उनका वध वगैरह नहीं करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे उसी को देखते हुए स्टेट ने जो गोवध अधिनियम बनाया था उसे सही ठहराया है और मूल अधिकारों का इससे उल्लंघन भी नहीं माना, क्योंकि आर्टिकल 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी तो दिए गए हैं। यहाँ पे आर्टिकल 19 के रेस्ट्रिक्शन पर जोर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से देखिए नीति निर्देशक तत्वों को ही महत्व दिया गया। इसके बाद सबसे लैंडमार्क केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस, जो 1973 का केस है। इस मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। जस्टिस हेगड़े और जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे संविधान के अंत्यकरण हैं। मतलब दोनों जो है वो संविधान में निहित हैं, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है रंजन द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1983 का केस। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो विधानमंडल और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं, है ना, एक तरीके से उनके लिए डायरेक्शंस हैं। न्यायालय ने कहा कि इस निर्देश से वो बाध्य हैं, इसलिए न्यायालय का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि यह संविधान का इस तरह से निर्वचन करे कि नीति निर्देशक तत्वों का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो किया जा सके। मतलब हमें इस तरीके से किसी भी लॉ को जो है वो इंटरप्रेट करना है, इस तरीके से उसका निर्वचन करना है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उनमें कोई रुकावट ना आए और इनमें निहित सामाजिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत अधिकारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पे भी कोरिलेशन की, कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। एक तरीके से दोनों में विरोध की कोई बात नहीं की गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का केस, जो 1993 का केस है। और इस मामले में न्यायालय ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक थे और उनके लिए जो 25वां 42वां संवैधानिक संशोधन जो पारित किया गया है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिसमें नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके लिए समय बनाते, मतलब समय रहते कानून बनाते समय मूल अधिकार आड़े ना आ जाएं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार बिल्कुल आड़े नहीं आने चाहिए जब नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोई कानून बनाया जाता है।
अब हम कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद मूल अधिकारों का दर्जा दे दिया गया, यानी उन्हें फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर लिया गया। जैसे सबसे पहले आता है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में समान काम के लिए समान वेतन को मूल अधिकार माना गया, यानी कि ये एक पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कि समान काम के लिए समान वेतन। और ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है आपका जो हमारा जो आर्टिकल है, जो नीति निर्देशक तत्व वाला जो आर्टिकल है, जिसमें बहुत सारे ये चीज़ बताई गई है कि स्टेट को ये चीज़ें फॉलो करनी है, उन सब में जहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन का प्रोविज़न दिया गया है, अब उसको मूल अधिकार जो है वो मान लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का केस। इसमें आर्टिकल 45 जो है, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा वगैरह की बात की गई है, उसे शिक्षा के उपबंध को आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। तो ये भी हमें प्रोविज़न जो है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्री लीगल एड है, जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है और जो शीघ्र ट्रायल है, उसको भी आर्टिकल 21 में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये हर नागरिक का मूल अधिकार है कि उसे फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए और ये मिलेगा हमें। जो 39A है वहाँ पे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो इस तरह से हमने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध हैं, वो एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक हैं, ये हमने बहुत सारे केस लॉस के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब भी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं या दोनों में क्या अंतर है, वो पूरा ओवरऑल मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।